हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले इसमें हम लोग लेके आए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट वाला कर लिया था। इस लेक्चर के भी मैं मोस्टली 2 पार्ट्स लेकर आऊँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन बाय चांस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो पार्ट 3 आएगा। ठीक है, वैसे तो मोस्टली 2 पार्ट्स में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। इसको हम लोग नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, राइट? तो वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ से नीट के हिसाब से है। एग्जैक्टली वहीं से भी नहीं, थोड़ा पीछे से पढ़ाऊँगी, लेकिन एकदम स्टार्टिंग का जो पार्ट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कैथोड रे वगैरह, वो सब पहले भी हो चुका है और टू बी ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। जहाँ से इंपॉर्टेंट है उसका थोड़े पहले से हम लोग थोड़ा बेसिक बोल के स्टार्ट करेंगे। देखो, पहली चीज़, एक थे बेटा ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन। नाम तो तुम लोगों ने सुनी रखा होगा, पहले भी बहुत बार आ चुके हैं थॉमसन दादा। जे थॉमसन जो है, इन्होंने रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ई यानी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और एम ई यानी होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का बेटा इन्होंने रेशियो निकाला था, इलेक्ट्रिकल चार्ज का और मास का। इलेक्ट्रिकल चार्ज का मास के साथ रेशियो निकाला था, जो इनको मिला था 1.758820 इंटू 10⁻11 कोलुम पर केजी। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज कोलुम में मेजर करते हो और मास को तुम लोग केजी में मेजर करोगे, इसलिए ये इनको बेटा जी, ये रेशियो सबसे पहले इन्होंने इस रेशियो के बारे में ढूंढ के निकाला। अब जब तुमको ये रेशियो मिल चुका है तो आगे एक और साइंटिस्ट आए बेटा जी। बाद में हमको पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, हमको पता चला कि इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻19 कोलुम्ब। ठीक है, हमको ये पता चल गया। अब बेटा जी हमारे पास E/me है ना, यानी E/me, यानी क्या हो गया, E/me, ये भी कह सकते हो E/me। ये रेशियो हमको पता था। अब हमारे पास E की वैल्यू भी आ गई, तो क्या तुम ये निकाल नहीं सकते? यहाँ दिखाती हूँ और थोड़ी अच्छी तरह से देखो। जे थॉमसन ने हमको दिखाया E/me क्या होता है। E/me क्या होता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कोलुम पर केजी। ठीक, इसके बाद बेटा जी ये जो ऊपर वाला, ये जो चार्ज है, इसकी वैल्यू डिस्कवर हो गई। ये है 1.6 इंटू 10⁻19 -1.6 इंटू 10⁻19, ये भी हमको पता चल गया। अब जब ये वैल्यू है और ये तो गिवन है, तो ये निकाल नहीं सकते, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो बाद में इस हिसाब से हम लोगों ने निकाला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, इस वजह से हमको पता चला। अब कितना होता है वो ध्यान से सुनो, 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, इस चीज़ को याद रखो। मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट वाले देते हैं ना कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है या मैच द फॉलोइंग, इस टाइप में ये PYQ आ चुका है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो ये याद करो, मेरे साथ याद करो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10, इसको ऐसे भी लिखते हैं 9.11, है ना, राउंड ऑफ करके, तो ऐसे ही याद करो 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये अब हमको क्या पता चल गया, तुम लोगों ने देख लिया कि चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है, चार्ज और मास का रेशियो दिख लिया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ था उसकी बात हम लोगों ने कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में से एज सच कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आता नहीं है बेटा, लेकिन देखो हम लोग कह नहीं सकते है ना, NTA का कोई भरोसा नहीं है बेटा। और एक चीज़ तो ये चैप्टर का बेस भी फॉर्म करेगा, हमारे चैप्टर का बेस भी फॉर्म करेगा, और NTA का कोई भरोसा भी नहीं है, तो हम लोग इस चीज़ को ज़रूर पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल्स एक नहीं है, एटम के अलग अलग मॉडल बन चुके हैं बेटा। हर एक टाइम पे अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हर किसी ने अपना अपना मॉडल दिया। पहला जो मॉडल दिया वो दिया जे थॉमसन ने, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्या नाम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये पहला वाला दिया जे थॉमसन ने। ठीक, ये था हमारा पहला मॉडल। अब मॉडल क्या होता है ये मत पूछना, लेकिन फिर भी बता दूं कि एटम किस तरह से होता है ना। एटम ऐसा दिखता है कि ऐसा दिखता है, इन शॉर्ट एटम किस तरह का होता है उसके बारे में एक छोटी सी अपने अपने मॉडल है हर किसी के एटम के बारे में। ठीक है, अब पहला मॉडल मैंने बताया, ये किस तरह का था, इन्होंने क्या मॉडल दिया। इस मॉडल को समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा वाटरमेलन। सबसे ज़्यादा इस चीज़ को वाटरमेलन या पुडिंग कह सकते हो, रेजिन पुडिंग, इससे कंपेयर किया जाता है। किस तरह से, इन्होंने बताया
देखो ये आज के ज़माने में एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि सच में एटम ऐसा होता है, सच में ऐसा नहीं होता, लेकिन सबसे पहले एटम को इसी तरह का समझा गया था, ये ऐसा। अब तुम समझो, इमेजिन इस तरह करो कि ये जो पार्ट दिख रहा है ये है वाटरमेलन वाला रेड पार्ट, और ये जो तुमको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये है तुम्हारे ब्लैक कलर के सीड्स, ठीक। वाटरमेलन ऐसा होता है, अगर तुम एक पूरा वाटरमेलन लेके उसको बीच में से आधा काटोगे तो तुम्हारे पास हाफ स्फीयर ऐसा दिखेगा, आधा हिस्सा ऐसा दिखेगा। ये पार्ट जो पूरा तुमको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा रेड पार्ट है वाटरमेलन का, और जो ये बीच बीच में तुमको ये दिख रहे हैं ये ब्लैक सीड्स है, ये यहाँ ऐसे ऐसे ब्लैक सीड्स होते हैं, राइट, हो गई ये ब्लैक सीड्स, यस। और ये बाकी पूरा पार्ट रेड है ना, ऐसा ही होता है। अब इसमें बेटा ये जो रेड वाला पार्ट है इसको इन्होंने कह दिया कि ये जो हमारा रेड वाला पार्ट है ये है पॉजिटिव स्फीयर, ये है पॉजिटिव स्फीयर। यानी ये पूरा पार्ट क्या है, ये जितना भी पूरा तुमको रेड पार्ट तुम देखते हो वाटरमेलन में, ये पूरा इन्होंने कह दिया ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, यानी ये पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज्ड है, ये पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बीच में जो तुम लोग ब्लैक सीड्स देखते हो वाटरमेलन में, इनको इन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, ये इन्होंने कह दिया कि ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो एक पूरा की पूरा पॉजिटिविटी का स्पीयर होता है, पॉजिटिव स्पीयर जिसको हम लोग कहते हैं, और इसके बीच में एम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बीच बीच में कहीं कहीं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। क्या ये मॉडल सच है? नहीं, यानी सच का इन द सेंस आज के ज़माने में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसके बाद कुछ मॉडल्स आ चुके हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड है, ये वाला एक्सेप्टेड नहीं है लेकिन अपने सिलेबस में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो सेकेंड मॉडल आया बेटा वो था रदरफोर्ड्स मॉडल, वो था रदरफोर्ड्स मॉडल, मॉडल ऑफ एटम, ठीक। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इस चीज़ में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने की बेटा एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम? अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रही, मतलब जितना एनसीईआरटी में है वो कवर हो जा रहा है, लेकिन इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट से इनको निपटाते चलेंगे बेटा, क्योंकि आगे बहुत कुछ है जो सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फटाफट से देख रहे हो इनकी एक्सपेरिमेंट क्या थी। इन्होंने ली बेटा एक गोल्ड फॉइल, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली कि एकदम थिन वाली, ठीक है, एकदम थिन गोल्ड फॉइल ली। अब मानो ये है गोल्ड फॉइल के एटम्स, ये है हमारे गोल्ड फॉइल के एटम्स, ठीक है। इन सब के बीच में है, ये क्या है तुमको पता चलेगा, रुक जाओ। इसको इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है, पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब देखो समझो, अब इन्होंने पास करी इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम क्या होती है मैम? अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम बेटा यूँ समझ लो, लाइट है, लाइट का किस तरह से तुम पास कराते हो, वैसे एकदम फाइन लाइट, एकदम पतली वाली लाइट इन्होंने इसमें से पास कराई। यानी ये है गोल्ड की तुम्हारी फॉइल, यहाँ से इन्होंने ऐसे इस पर लाइट डाली, ठीक है, और गोल्ड की फॉइल बहुत पतली होती है तो उसमें से लाइट पास होती है। अब देखो ये इन्होंने लिए, ये है हमारे गोल्ड फॉइल के सारे के सारे पार्टिकल्स, एटम्स, ठीक है, और इस पर इन्होंने ये लाइट डलवाई। अब ये लाइट इसमें से हो गई, कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में ये इस तरह से पूरी की पूरी उल्टी आ गई, है ना, पूरी की पूरी डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ केसेस में ये छोटे छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुई, कुछ केसेस में ये पूरी तरह से आर पार हो गई, मोस्ट केसेस में आर पार चली गई बेटा, मोस्ट केसेस में आर पार चली गई, कहीं कहीं पर डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, कहीं पर भी डिफ्लेक्ट हो गई कुछ केसेस में। ये बात समझ आई? देखो एक सिंपल चीज़ है, ये है तुम्हारी गोल्ड की फॉइल, इस पर तुम लोगों ने डाली है लाइट, ठीक है। ये लाइट के जो पार्टिकल्स है बेटा, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल वाली तुम्हारी लाइट है, ये इस गोल्ड फॉइल में से या तो निकल जाएगी, या इस गोल्ड फॉइल से वापस इस तरफ पलट जाएगी, या फिर ये गोल्ड फॉइल में यहाँ जाकर कहीं और इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। लाइट को इमेजिन करो इस चीज़ को, ठीक है। तो यही हुआ। अब बस इसको गोल्ड फॉइल एज सच पूरी गोल्ड फॉइल देखने के बजाय हमने इसके एटम्स के हिसाब से इसको देखा। अब इससे नतीजे क्या निकले, रदरफोर्ड ने क्या नतीजे क्या निकाले इस चीज़ से, क्या ऑब्जर्व कर पाए कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, क्या हो गए, मोस्ट ऑफ देम पास्ड, ठीक। सम ऑफ देम, स्मॉल फ्रैक्शन
स्मॉल फ्रैक्शन यानी बहुत थोड़े कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, एक स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक। और बहुत कम यानी एक ऑलमोस्ट 1 in 20,000 जितने उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स डाले, 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से एक अल्फ़ा पार्टिकल, एक आधा अल्फ़ा पार्टिकल वापस डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड्स, बैक, ठीक है, बैकवर्ड्स है, लिखा नहीं जा रहा, वो जगह नहीं है, बैकवर्ड्स बाउंस हो गया, ठीक। आ गई बात समझ में। अब हुआ क्या तुम लोगों को, इससे क्या नतीजा निकला वो पता चल गया। सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्टिकल्स बेटा जी पास हो गए। एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स छोटे छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया, स्मॉल एंगल पे बेटा डिफ्लेक्ट हो गया, और हर 20,000 में एक आधा पार्टिकल पूरा की पूरा बाउंस बैक हो गया। ये निकले कंक्लूजन। अब इसमें से ये थे हमारे ऑब्जर्वेशन, सॉरी। अब कंक्लूजन क्या निकला, ये जो हुआ इससे पता क्या चला मैम, पता ये चला, देखो ये है एटम, ठीक। अब इसमें से समझो कि अगर सारे के ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स अगर पास कर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आधी से ज़्यादा जगह तो खाली है। अब मेरे पास अगर है एक पाइप, ये इस तरह का मैंने एक छोटा पाइप लिया, ठीक है, ये पाइप लिया मैंने। इस पाइप में से अगर अब मैं एक स्टिक ले लूँ, ठीक है, ये स्टिक अगर मैंने इसमें इंसर्ट करनी है तो ये स्टिक तो यहाँ से निकालूंगी तो यहाँ से बाहर आ जाएगी कि नहीं, यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से बाहर आ जाएगी। वहीं पर अगर मैं इसके सेंटर में, या फिर ऐसे समझ लो ये पूरे एरिया में, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक कुछ बीच में इंसर्ट कर दिया कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अब ये लाइट, अब ये स्टिक यहाँ जाकर ब्लॉक हो जाएगी, अब ये स्टिक यहाँ जाके ब्लॉक हो जाएगी, है कि नहीं, ये स्टिक यहाँ जाके ब्लॉक हो जाएगी। अगर लाइट है तो बाउंस बैक हो जाएगी, अगर लाइट है तो बाउंस बैक हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम में आधी से ज़्यादा जगह खाली है, क्योंकि मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो हमारे मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो तो सीधा सीधा बाहर की तरफ निकल गए, यहाँ से निकल गए। लेकिन सारी की सारी जगह भी खाली नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत कम, भले ही बहुत कम, लेकिन कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी तो हुए, कोई स्मॉल एंगल पे हुआ या कोई पूरा की पूरा बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब बीच में कहीं तो ऐसी एक कॉन्सेंट्रेटेड जगह है जहाँ पे कुछ मास है, कुछ रखा हुआ है जिसमें से लाइट पास नहीं कर पाई। आ गई बात समझ में। तो ये अब देखो, ये समझो कि अगर ये एटम है तो इसमें कितनी जगह है जिसमें मास ऑक्यूपाइड है, कितनी जगह है जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम है। इसको कैसे पता लगाया, इसको रदरफोर्ड ने पता लगाया। तुम्हारे लिए पहले मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, फिर तुमको नंबर्स देती हूँ। तुम्हारे लिए पहले मैं एग्जांपल से बताती हूँ। बेटा अगर तुम्हारे पास है क्रिकेट बॉल, है, अब ये तो समझ गए ना कि जो कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम थी उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। ये एटम था, इसके बीच में ये कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम थी, सॉरी हाँ, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम थी इसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ये हो गया बेटा न्यूक्लियस, स्पेलिंग गलत हो गई यार, इसका नाम हो गया न्यूक्लियस। क्या स्पेलिंग है न्यूक्लियस की, हाँ न्यूक्लियस, ठीक है, सॉरी ये हो गया न्यूक्लियस, बीच में वाला पार्ट हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब तुम समझो कि न्यूक्लियस तुम्हारा क्रिकेट का बॉल है। न्यूक्लियस अगर तुम्हारा क्रिकेट का बॉल है तो ये है न्यूक्लियस और ये है हमारा एटम, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर तुम न्यूक्लियस को एक क्रिकेट बॉल की तरह मानोगे तो ये रेडियस 5 किलोमीटर का हो जाएगा। इतना डिस्टेंस होता है, इतना बड़ा रेडियस होता है। रेडियस के कंपैरिजन में इतना छोटा होता है हमारा न्यूक्लियस। आई बात समझ में, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस हमारे रेडियस के कंपैरिजन में। अब एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और वहीं पर न्यूक्लियस का रेडियस इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। ठीक, तुमको कितना डिफरेंस है ये समझ आ गया है ना। अब ये वैल्यू देख लो बस, बाकी फील तो तुमने कर लिया, अब लर्निंग पार्ट कर लो। ठीक है, ये बात समझ आ गई,
ये बात समझ आ गई। तो अब इन्होंने क्या कहा कि है हमारे पास ये इस तरह से हमारा एटम के बीच में है हमारे पास न्यूक्लियस, और इसमें ऑर्बिट्स की तरह है इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ऑर्बिट की तरह इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। न्यूक्लियस सेंटर में है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसको समझ लो, न्यूक्लियस को समझो सन की तरह और इलेक्ट्रॉन्स को समझो प्लैनेट की तरह। इस तरह से वो आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब एक बार देख लो कि इनके ड्रॉबैक्स क्या रह गए। इनके ड्रॉबैक्स क्या रह गए बेटा, समझो। अगर है, इन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से अर्थ है सन के आजू बाजू रोटेशन कर रहा है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू रोटेशन कर रहे हैं, ये कहा इन्होंने। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अबाउट इस तरह कंटिन्यू रोटेशंस लगा रही है, कंटिन्यू अगर रोटेशंस लगा रही है तो इसकी वेलोसिटी है, इस वजह से इसका एक एक्सेलरेशन निकलेगा, इसका एक्सेलरेशन निकलेगा, है कि नहीं। यानी द इलेक्ट्रॉन इज़ अंडर एक्सेलरेशन। बात सही है, बात सही है। अब ये जो मैं कह रही हूँ ये तुमको भी समझ आएगा कि नहीं, ये मैं गारंटी नहीं दे सकती। हो सकता है 12th में जब चैप्टर ज़्यादा डिटेल में आएगा तुम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह के बारे में, तब शायद पता चले। लेकिन अगर इस तरह से एक्सेलरेट होता है बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल के हिसाब से ये इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या इमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। अगर ये इस तरह से एक्सेलरेशन में है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक, अगर ये इस तरह एमिट कर रहा है तो इस रेडिएशन की वजह से इसकी जो ऑर्बिट होगी वो श्रिंक होती जाएगी। क्या मतलब? क्या मतलब? ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके आजू बाजू ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये कंटिन्यू गोल 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 घूम रहे हैं। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन धीरे 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 यहाँ घूमने लगेगा, फिर यहाँ घूमने लगेगा, फिर यहाँ। आ रही है बात समझ में? ये देखो, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये तुम्हारा न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह घूम रहा था, यहाँ घूम रहा था। ठीक है, लेकिन बेटा इस थ्योरी के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता 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 न्यूक्लियस की तरफ आके न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए। अगर ये एक्सेलरेशन में है, अगर ये इस तरह के एक्सेलरेशन में है तो इस तरह घूम घूम कर जलेबी की तरह एकदम सेंटर में आ जाना चाहिए और न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए। इसको टकराने में बेटा 10⁻⁸ सेकेंड भी नहीं लगने वाले। इलेक्ट्रॉन को तो 10⁻⁸ सेकेंड में ही जाके न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए। इसीलिए अब इस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग रदरफोर्ड की बात कैसे मान ले, है ना। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि इनका ड्रॉबैक है कि रदरफोर्ड आपको एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए, एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए कि क्यों एटम स्टेबल होकर कंटिन्यू एक ही जगह पे एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, क्यों वो बीच में आकर जलेबी की तरह न्यूक्लियस से टकरा नहीं जा रहा। ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा कि भाई तुम्हारा तो ड्रॉबैक हो चुका है, अब हम तुम्हारे मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है बोर्स मॉडल। लेकिन एक बार बीच में ये चीज़ देख लो, बीच में एनसीईआरटी में दे रखी है, एक्चुअली ड्रॉबैक के भी पहले दे रखी है, लेकिन मैंने सोचा कि अब फ्लो में है तो एक बार बता दूँ। बेटा एक कंसेप्ट आता है छोटा सा, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का कंसेप्ट आता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मास नंबर देखो, एटॉमिक नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी, यस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ, मुझे लगा मैं गलत हो गई, सॉरी। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। नहीं समझ रहे हो तो टेंशन ना लो, अभी और बताऊंगी मैं अच्छी तरह से। एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर मैं मिटा देती हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक चीज़ याद रखो, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। क्या बोल रहे हो मैम आप? बेटा अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है, अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है यानी एटम न्यूट्रल है, यानी एटम न्यूट्रल है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन जनरल एटॉमिक नंबर क्या होता है? तुम इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
लेकिन समझ लो हमारे पास ऐसा एटम है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वो चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल एटम है। अगर वो चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बस तुमको बताने के लिए। बाकी एटॉमिक नंबर तुम बेसिकली देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। अगर एटम न्यूट्रल है तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो मास नंबर। मास नंबर क्या होता है मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मैम बहुत छोटा होता है। लेकिन बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मास होता है। अगर तुम लोग बात करोगे कि एटम का मास मेजरली कहाँ लाया करता है, तो एटम का मास उसके न्यूक्लियस में होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं भी कंसिडर करते तो चलता है, नहीं भी कंसिडर करो तो चलता है, इतना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एटम का मेजर मास कहाँ से आता है? उसके न्यूक्लियस से आता है। ये सिर्फ इतना जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है यही वजन देता है तो तुम्हारे एटम को, यही वजन देता है तुम्हारे एटम को। बाकी तो इलेक्ट्रॉन का तो ना भी कंसिडर करो तो चलता है, इतना कम मास होता है। ठीक, तो मास नंबर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर क्या हो गया? न्यूरॉन्स लिख दिया मैंने, प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि बेटा इन दोनों का जो मास है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग एक ही पकड़ लो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, इनके मास को ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद एक और छोटी सी चीज़ दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। अच्छा, लिखने का तरीका देखो। अगर तुम कोई एटम लिख रहे हो, सपोज मैं हाइड्रोजन लिख रही हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन लिख रही हूँ तो ऊपर लिखा जाता है बेटा एटॉमिक नंबर, यहाँ लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और नीचे लिखा जाता है मास नंबर। ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, नीचे लिखा जाता है मास नंबर। वेट एक सेकेंड, शायद उल्टा हो गया। आई एम सो सॉरी। यस, ऊपर एटॉमिक नंबर नीचे मास नंबर। मैंने क्या लिखा था अभी? हाँ, ऊपर एटॉमिक नंबर नीचे मास नंबर। नहीं, गलत हो रहा है बेटा, एक सेकेंड। यस सॉरी, उल्टा ही हो गया था। ऊपर वाला मास नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। सो सॉरी बेटा। अब बोलोगे मैम आपको ये आता नहीं आए पढ़ाने, सो सॉरी। यस, ऊपर वाला होता है मास नंबर, नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर को ए लिखते हैं बेटा और एटॉमिक नंबर को जेड लिखते हैं। तो तुम ऐसे याद कर लो, यहाँ तुम्हारा एटम है, सपोज एच ले रही हूँ मैं। सपोज तुम्हारा कोई एटम है तो यहाँ लिखो A to Z। ऊपर वाला ए यानी मास नंबर, नीचे वाला जेड यानी एटॉमिक नंबर। इस तरह से याद कर लो। ठीक है, मैं वो कंफ्यूज हो गई थी, ए से एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है तो मैंने ऊपर ए लिख दिया, लेकिन एटॉमिक नंबर को जेड लिखते हैं और मास नंबर को ए लिखते हैं। ठीक है, आगे बात समझ? यस, ये सही है। हाँ, अब देखो आइसोटोप्स के पहले एग्जाम्पल, फिर आइसोबार बताती हूँ। आइसोटोप के एग्जाम्पल देख लो। आइसोटोप्स यानी क्या बेटा? आइसोटोप्स यानी क्या? सेम एटॉमिक नंबर यानी नीचे वाला नंबर सेम। अब जैसे हाइड्रोजन ले लो, H1 1, एक होता है H1 और 2, एक होता है 2 और 1 H3 and 1। यस, ऊपर वाला एटॉमिक नंबर होता है, नहीं ऊपर वाला मास नंबर होता है। अरे बाप रे, ऊपर वाला मास नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है बेटा जी। और ऊपर वाला यानी कि मास नंबर जिसमें अलग अलग हो उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, इस वाले को नाम दिया गया है प्रोटियम, ये वाला है ड्यूटेरियम और ये वाला है ट्रीटियम। ठीक है, ये इनके नाम है और ये तीनों आइसोटोप्स है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, यस। अब आइसोबार क्या होता है? ये एक्चुअली ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मैं तो बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, आपका पता नहीं। आइसोबार देखो, इनमें होता है सेम मास नंबर
इनका मास नंबर सेम और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यस, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम की। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने क्या बताया? ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान से सुनो समझ जाओगे। देखो बेटा, इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो दो तरह के बिहेवियर शो करता है, दो तरह के कैरेक्टर शो करता है बेटा, दो तरह के बिहेवियर शो करता है। पहला वाला ये एक वेव लाइक बिहेवियर भी शो करता है और दूसरा वाला पार्टिकल जैसा भी बिहेवियर शो करता है। डोगला है बेटा एटम, डोगला है, ठीक है। दो दो तरह के कैरेक्टर है इसके, एक है वेव लाइक, एक है पार्टिकल लाइक। एटम एक वेव की तरह भी बिहेव करता है, एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। वेव सबको पता है और पार्टिकल भी सबको पता है, तो दोनों तरह से एटम बिहेव करता है। एटम बिहेव्स लाइक अ वेव एज वेल एज लाइक अ पार्टिकल। ठीक, इतना समझ गए। धीरे धीरे सीखो इस चीज़ को। अब बेटा देखो, एनसीईआरटी ऐसे डायरेक्ट पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए बता रही हूँ, सुनो। क्योंकि एटम वेव लाइक बिहेवियर शो करता है और पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी शो करता है, इसी टाइप का बिहेवियर शो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी तरह का बिहेवियर कौन शो करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कैसे होता है? वो भी वेव जैसा बिहेवियर भी शो करता है, पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी शो करता है। एटम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भाई, दोनों भाई डोगले डोगले, दोनों भाई डोगले डोगले, दोनों भी वेव लाइक भी शो करेंगे, पार्टिकल लाइक भी शो करेंगे। आगे बात समझ में। अब क्योंकि एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह बिहेव करता है, तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेवियर किस टाइप का शो करता है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता किस टाइप का है। तो हम बात करेंगे थोड़ी देर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ठीक है, तुमको एनसीईआरटी में भी दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर और इसकी स्टडी क्यों दे रखी है। तुम लोग पूछोगे इस चैप्टर से इसका क्या लेना देना, क्योंकि एटम इसकी तरह बिहेव करता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए तुमको इसकी भी थोड़ी सी स्टडी है। तो कर ले, फटाफट कर ले। देखो, अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसको समझो। अब देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये बेसिकली दो वेव्स मिलकर बनती है। एक पहली वेव, यस, आजू बाजू थोड़ी बहुत आवाज़ चलते रहता है बेटा, तो मैं बीच में वीडियो थोड़ा पॉज कर देती हूँ उस हिसाब से, ताकि तुमको बैकग्राउंड में तो साइलेंस मिले कम से कम। देखो, अब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये दो डायरेक्शंस में, समझ लो दो टाइप की वेव्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तुम कह सकते हो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब एक होती है इसकी वेव, एक होती है इसकी वेव। ये दोनों वेव्स एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर चलते हैं। नहीं समझ पाए तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रही हूँ तुम लोगों को, मैं बना के दिखाऊंगी, तुम लोग रेफर कर सकते हो फिगर 2.6 ऑफ एनसीईआरटी, पेज नंबर 37 पे है न्यू एनसीईआरटी में। ठीक है, मैं यहाँ बना के भी दिखा रही हूँ, एक बारी समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो तरह की कंपोनेंट से बनी है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों की अपनी अपनी वेव्स होती है। ये दोनों वेव्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। किस तरह होती है वो दिखाती हूँ। ये हुई एक्स डायरेक्शन, ये हुई वाई डायरेक्शन, ये हुई जेड डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये एक्स वाई जेड किस तरह के, ये सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होता है, इनके बीच भी 90 होता है, इनके बीच भी 90 होता है। ये कैसे होता है ये समझना चाहते हो तो कहाँ कैसे देख सकते हो, एक काम करो, अपने रूम का कोई भी एक कोना रेफ़र करो। ठीक है, अपने रूम का कोई भी एक कोना रेफ़र करो, उस कोने में देखो, एकदम कोने में देखो, एकदम कॉर्नर के पॉइंट पे तुमको वहाँ से 3 लाइन जाती हुई दिख रही है। देखो कि तीनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है बेटा, यस, तीनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इसी तरह से उसमें से एक लाइन हो गई, इस डायग्राम को देखो और उस कोने को रेफ़र करो, तुम समझ जाओगे। जो ये वाली होती है वो एक्स हो गई, ऊपर जाने वाली वाई हो गई और इधर आने वाली जेड हो गई। ठीक, यस, आई बात समझ में। एक्स वाई जेड प्लेन किस तरह का होता है? एक्स वाई जेड प्लेन तुम रियल लाइफ में देख सकते हो किस तरह का होता है। अब बेटा इस प्लेन में एक तो चलती है, ये इसको नाम इधर एनसीईआरटी के हिसाब से देते हैं, उन्होंने इसको वाई कहा है, इसको जेड कहा है,
यस, इसको वाई कहा है, इसको जेड कहा है, उससे कोई बेसिक फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम लोगों को। अब देखो जो है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव वो चल रही है, सपोज़ इसको मैं एक्स को थोड़ा बड़ा करूँ ताकि बना पाए हम। यहाँ से निकल कर यस, ये है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव। ये है तुम्हारी, एक काम करता है ना, इसको अलग अलग कलर से बनाते हैं, दिख के आएगी। यहाँ से निकली, यस, ये है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट। एक नेक्स्ट देखो, दूसरी वाली देखो, दूसरी वेव यस, जो बेटा अब तुम एक्चुअली अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो शायद ज़्यादा बेटर तरह से समझ पाओ, लेकिन देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव है वो एक्स जेड और एक्स वाली डायरेक्शन में, वो जेड और एक्स में चल रही है। जो तुम देखोगे ये मैग्नेटिक वाली जो है, जो ये तुम्हारी मैग्नेटिक वाली है, मैग्नेटिक फील्ड वाली, तो ये वाली जो है ये तुम देखोगे तो वाई वाली इस तरह ऐसे चल रही है, समझ रहे हो, अपने हाथों को ऐसे। अब ये कैसे समझाऊँ मैं तुम लोगों को, बेटा परपेंडिकुलर चल रही है यार, समझो ना, ये ऐसे चल रही है इधर वाले दोनों प्लेन में, और ये वाली जो है ये इधर वाले दो प्लेन में चल रही है, समझ रहे हो क्या तुम लोग, ये इन प्लेन्स में चल रही है और ये इन प्लेन्स में चल रही है, समझ रहे हो, यस, ठीक है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तुम एनसीईआरटी का एक्चुअली रेफर करो, तुमको थोड़ा ज़्यादा बेटर तरह से समझ आएगा। बाकी तो इसको बताने के लिए मेरे पास और कोई तरीका है नहीं कि मैं एग्जैक्टली तुम लोगों को दिखा सकूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अब ये चीज़ एक देखो कि अगर तुम कभी बात कर रहे हो साउंड वेव की या वाटर में प्रोड्यूस होने वाले वेव्स की, तो इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर तुम बात करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात कर रहे हो तो ये वेव्स को कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए इनको यहाँ से वहाँ जाने में, ठीक है। वेव को यहाँ से वहाँ जाने में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये वैक्यूम में भी चल सकती है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये वैक्यूम में भी चल सकती है, ये जो हमारी वेव है ये वैक्यूम में भी यहाँ से वहाँ जा सकती है, ठीक, ये एक पॉइंट याद रखो। अब नेक्स्ट चीज़ ये देखो, वेव है बेटा, ये ऑब्वियसली एक वेव है, वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वेव लेंथ होती है ना। अब ये सब ना समझाने लगाना बेटा, ये वेव लेंथ होती है, ये वेव लेंथ होती है, इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखो इसको लैम्बडा बोलते हैं, एम आई राइट, यस। अब देखो इनकी वेवलेंथ्स होती है। अब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही हम देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हमारी आँखों को दिखते हैं, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी उस वेवलेंथ के रेडिएशन, उस वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारी आंखें देख सकें, जो हमारी आंखें देख सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, 400 से लेके 750 नैनोमीटर, 450 से 750 नैनोमीटर ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। इस नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की रेडिएशन हम लोग आँखों से देख सकते हैं। आ गई बात समझ में, यस। अब इससे रिलेटेड पहला फॉर्मूला आया, इससे रिलेटेड अब थोड़े फॉर्मूले की भी बात कर ले, है ना। बहुत हमने कंसेप्ट देख लिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। याद रखो C इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। मतलब मैम C क्या होता है, ये वेवलेंथ ही समझ आया हमको और फ्रीक्वेंसी पता है, चलो। लाइट बेटा सॉरी C इज़ लाइट की स्पीड, C इज़ स्पीड ऑफ लाइट। इसमें घुसने की कोशिश मत करो कि किस तरह से मैम C इन दोनों के इक्वल है, वो भी हमको समझाओ। इतना समझाने जाऊँगी तो क्लास कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसमें ये है वेवलेंथ। अब इससे सीधा ये जो तुमको अभी फॉर्मूला दे रही हूँ, इससे सीधा नीट में सवाल है, इससे सीधा नीट में तुमको क्वेश्चंस है। मैं लगी तो तुमको अगर दिखाना है तो मैं दिखा भी सकती हूँ, ठीक है। मैं ये पढ़ा दूँ पहले, फिर एक आधा क्वेश्चन दिखा दूँगी। तो बेटा C होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है वेवलेंथ, ये होती है फ्रीक्वेंसी।
ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें सी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखो, इसको याद रखो। तुमको क्या कहेगा? तुमको बोल देगा कि ये वेवलेंथ है, तुम फ्रीक्वेंसी निकालो। तो ये चीज़ तुमको याद होनी चाहिए कि सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। अब वेवलेंथ दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, या फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक, ये फॉर्मूला याद हो गया सबको। सी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, सी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। अब एक चीज़ होती है वेव नंबर। वेव नंबर को इस तरह लिखते हैं बेटा, दिस इज वेव नंबर। वेव नंबर को तुम लोग बोल सकते हो इट इज़ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। यस, इसको लिखने के लिए फॉर्मूला तुम बोल सकते हो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/वेवलेंथ, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। यस यस, ठीक है, ये एक फॉर्मूला भी याद कर लो। अब इससे रिलेटेड एक सवाल तो एनसीईआरटी में ही दे रखा है, एक सवाल तो एनसीईआरटी में ही दे रखा है। मुझे लगता है यही सवाल नीट में आया था। एक सेकेंड ना। यस बेटा, जो सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी में है वही की वही एज इट इज़ सवाल 2021 के नीट में आया था, वैसे की वैसे उठा के आंसर भी पूरा सेम। ठीक है। यस, अब देखो सवाल क्या था। अब मैं लिखूँ, एक बार लिख लूँ तुम्हारे लिए। हाँ जी, ये सवाल है। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या दे दी? फ्रीक्वेंसी दे दी 1368 किलो हर्ट्स। ठीक है, यूनिट होती है HZ, दैट इज हर्ट्स। किलो हर्ट्स दे दिया तो इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूछा क्या है? द वेवलेंथ मांग ली। मैंने कहा था इस तरह के सवाल आता है कि तुमको एक चीज़ दे देगा दूसरी मांग लेगा। अब सी की वैल्यू वैसे तो क्वेश्चन में दे रखी थी, लेकिन बेटा NTA है, कभी देता है कभी नहीं देता है। ठीक है, कभी देता है कभी नहीं देता है, तो तुम लोगों को याद होनी चाहिए। चलो, ये वैसे इस क्वेश्चन में मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी आई है। देखो इस चीज़ को, तुमको पता है सी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सी तुम्हारे पास है। चलो अब करो इसको सॉल्व। एक बार तुम लोग ट्राई करते हो, एक बार तुम लोग ट्राई करते हो। मैं ऑप्शन दूँ एक बार? ठीक है, मैं ऑप्शन देती हूँ, तुम लोग एक बार ट्राई करो। ए ऑप्शन है 21.92 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 219.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 209.2 सेंटीमीटर और डी है 2192 मीटर। एक चीज़ मैं तुम लोगों को कहना चाहूँगी, ठीक है, एक चीज़ कहूँगी बेटा, सॉल्व करते वक्त डेसिमल पॉइंट लास्ट में 2 निकालते हैं, 2 डेसिमल पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद ही आंसर टिक करना। ठीक है, उसके बाद ही आंसर टिक करना। थोड़ा ट्रिकी सवाल है। चलो करो ट्राई, 1 2 3 4 5। चलो अब हम लोग करेंगे सी बेटा इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ से तुम लोग कह सकते हो कि हमको निकालना क्या है? वेवलेंथ। तो तुम कह सकते हो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी बाय फ्रीक्वेंसी। यस, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ अपॉन, ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, अपॉन तुमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 1368 किलो हर्ट्ज़ है। तुमको हर्ट्ज़ में करना मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा 10⁻³ है ना। किलो में है तो 10⁻³ ऐड कर देंगे, अरे पर सेकेंड। यस, अब करो, ये है 10⁻³, यहाँ जाके हो जाएगा 5। मैथ्स नहीं सिखाने लगाना बेटा, ये तो सबको आना ही चाहिए। अब तुम करोगे, ये 3 × 10⁻5 है ना, तो इसको ले लो 3000 × 10⁻²। ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि डिवाइड कैसे करोगे बेटा? 3 डिवाइडेड बाय 1368 कैसे करोगे, इसलिए ऐसे ले लिया, अपॉन 1368। अब तुम जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, मैं इतना नहीं कर रही, वीडियो आगे चला जाता है, फिर लेंथ बहुत बढ़ जाती है। अब देखो, तुम अगर इसको डिवाइड करोगे बेटा तो आंसर आएगा 9.29। अब अगर कोई बच्चा इतना सॉल्व करेगा, अगर कोई बच्चा इतना सॉल्व करेगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। वो क्या टिक कर देगा? ऑप्शन सी टिक कर देगा, वो ऑप्शन सी टिक कर देगा 2/9.2 मीटर। लेकिन अगर तुम पूरा सॉल्व करोगे तो आगे 9 आएगा। मैंने इसीलिए कहा था कि डेसिमल के बाद कभी भी 2 नंबर निकालते हैं। तो ये दिस इज इक्वल टू 219.3 है कि नहीं? राउंड ऑफ करो ना बेटा, इसको क्या लिखोगे? 219.2 लिखोगे या 219.3 लिखोगे? ऑब्वियसली 3 लिखोगे, आगे 9 आ गया। इसीलिए कहते हैं कि डेसिमल के बाद कभी भी
2 नंबर निकाले जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 नंबर का होता है, इस चीज़ को एग्जाम में नहीं भूल जाना। तो आंसर क्या आएगा 219.3, दैट इज ऑप्शन बी 219.3 मीटर, यस, ठीक है। ये हमने कर लिया नीट का सवाल। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ जो हमको पढ़नी है वो है, हाँ एक ये फॉर्मूला भी देख लो। एक ये फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच वी, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच वी। इसमें ये है एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये है एनर्जी ऑफ रेडिएशन। एच फिर से कांस्टेंट होता है, एच एक कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। इसको भी लर्न करो बेटा, ये एच भी लर्न करो, इससे भी रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है। और वी हमारी फ्रीक्वेंसी, वी हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ई इज़ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन कैसे निकालोगे, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, एच इज 6.626 इंटू 10⁻34, हो गया याद। अब एक कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब एक कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चीज़ को देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या होता है, इसमें भी थोड़ी सी थ्योरी है, तुम फिर से सुनोगे तो समझ जाओगे। समझो हमारे पास है एक मेटल की प्लेट है या एक मेटल है। जैसे ही बेटा यहाँ पे मैं लाइट डालूँगी, इस मेटल पे हमने लाइट डाली, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इस पर लाइट डालूँगी, होता क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते हैं। देखो एक मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर जैसे ही हमने लाइट डाली, इसमें से निकलने क्या लग गए, इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। इसीलिए इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो यानी लाइट, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए तुम अगर दोगे इसको लाइट तो मेटल बाहर फेंकने लगेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल कहता है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ बैठा हूँ, तुम लोगों ने लाइट घुसा दी, अब लाइट के लिए जगह नहीं बन रही, तो इसने कह दिया कि चल इलेक्ट्रॉन तू मेरे घर से निकल जा, मुझे लाइट को अंदर लेना है। इस तरह थोड़ा याद रख लो, ठीक है। आई बात समझ में। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये किस तरह डिसाइड होगा, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस, इंटेंसिटी बोल दो या ब्राइटनेस बोल दो, ठीक है। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है लाइट के, यानी ब्राइटनेस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट उतनी जगह लगेगी घर में, है ना। उतनी सारी मेटल के घर में जगह लगेगी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही है तो उतनी ज़्यादा जगह लगी तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। आई बात समझ में, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो हर एक मेटल के लिए ऐसे देखो, पहले ये तो समझ गए ना तुम लोग कि इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जितनी ब्राइट लाइट उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है। अब देखो हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ये मेरा मेटल है, अगर मैंने एकदम कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डाली, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, मेटल को फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के लिए तो हमारे घर में जगह भी नहीं लगती, ठीक है। इतने कम वाले के लिए तो जगह भी नहीं लगती, कहीं कोने कोपरे में बैठ जाती है। लेकिन अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर मैं लाइट दूँ, उसके सारे कोने भर गए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर मैं दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा। आई बात समझ में, यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग लिखते हैं V0। इसको कहा जाता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी तक की लाइट अगर तुम डालोगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेटल को। इस फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक की लाइट डालोगे तो मेटल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे, यानी इस फ्रीक्वेंसी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा। अब अगर तुम जो लाइट डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे तो ऐसे कैसे आएंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएंगे। किस चीज़ के साथ बाहर आएंगे, काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएंगे। इनकी होगी काइनेटिक एनर्जी, अब हमने देखा कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू HV। एनर्जी तो हमने देखी इज इक्वल्स टू HV, ठीक। तो अब देखो हाँ, ये मेटल है, इसको तुमने एक एनर्जी से ये लाइट दी,
एक एनर्जी से लाइट दी। अब ये एनर्जी इतनी तो है नहीं, एनर्जी यानी इतनी फ्रीक्वेंसी वाली तो है नहीं कि जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ने लग जाए। अब अगर तुमने ज़्यादा दे दी, तो जो ये ज़्यादा वाली एनर्जी है इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक देगा। समझ रहे हो तुम लोग? ऐसे देखो बेटा जी कि तुम लोग वी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को भेज रहे हो, है ना, वी फ्रीक्वेंसी वाली भेज रहे हो। वी नॉट तक ये सह सकता है, है ना, वी नॉट तक की एनर्जी इसको चलती है या रिक्वायर्ड है। अब तुम लोगों ने जिस एनर्जी से ये भेजा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वी फ्रीक्वेंसी है तो एच वी इसकी एनर्जी हो जाएगी, और इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी एनर्जी ये सहन कर सकता है वो है एच वी नॉट। एच तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा। एच वी की एनर्जी वाली लाइट तुम लोगों ने भेजी, एच वी नॉट तक की एनर्जी वाली जो लाइट है उसको इसने कोनों कोपरों में बिठा दिया। एच वी नॉट एनर्जी तक की लाइट इसने कोनों कोपरों में बिठा दिया, लेकिन एच वी यानी ये वाली जो एनर्जी है ये इससे बड़ी है, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर ये इससे बड़ी है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो ये वाली जो एनर्जी है जितनी ये रख सकता था यानी एच वी नॉट, इतनी एनर्जी इसने कोनों कोपरों में बिठा दी। अब बची हुई एनर्जी इसके पास बच गई। जो एनर्जी इसके पास बच गई वो बोलेगा इसका मैं क्या करूं, अब मुझे तो इलेक्ट्रॉन बाहर भेजने हैं, मेरे पास जगह नहीं है, तो इसी एनर्जी से मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देता हूँ। तो अब समझो तुमने दी एच वी की एनर्जी, वी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को तुमने एच वी एनर्जी के साथ अंदर भेजा, ठीक है। इसमें से जो एच वी नॉट वाली एनर्जी है ये एनर्जी मेटल ने रख ली, कोनों कोपरों में बिठा ली। एच वी वाली तुमने एनर्जी भेजी, इसमें से माइनस कर दो एच वी नॉट जो इसने कोनों कोपरों में बिठा दी। अब जो एनर्जी बच गई, इसके बाद जो एक्स्ट्रा वाली एनर्जी बच गई, इस वाले को इसने यूज़ किया इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकने में। बाहर किस एनर्जी से फेंकोगे इनको, काइनेटिक एनर्जी से। सो इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखो। तुमको समझ आया ये फॉर्मूला कैसे आया? एच वी फ्रीक्वेंसी से लाइट अंदर आई, एच वी नॉट तक की लाइट ये सह सकता था, उतनी इसने एनर्जी सहन कर ली, बचे हुए एनर्जी से इसने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक दिया। तो द एच वी जितनी एनर्जी आई उसमें से जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर सकता था कर ली, बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए। आ गई बात समझ में? यस। अब बेटा बेसिक जो जितने भी फॉर्मूला है वो सब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, जो था मैंने कर दिया। बाकी तुमको थ्योरी पार्ट कुछ गिवन नहीं है एनसीईआरटी में एज सच बहुत ज़्यादा, बाकी सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है, उनको याद कर लो, हो जाएगा। पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी तक देखा है पहले वो देखते हैं और फिर आगे की बताती हूँ। एक हमने देखा C इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। दूसरा हम लोगों ने देखा एनर्जी इज इक्वल्स टू एच वी। तीसरा एक अभी हम लोगों ने देखा एच वी माइनस एच वी नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एक ये हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे देखो, इसके आगे एनर्जी फॉर पर्टिकुलर शेल, अगर किसी शेल की बात कर रहे हो, एनर्जी फॉर एन शेल इज़ -2.18 इंटू 10⁻18। अगर तुम वंडर कर रहे हो कि ये शेल क्या होता है, ये कहाँ से आ गया, तो टेंशन मत लो, इसको हम लोग आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसी वाले को यानी एक पर्टिकुलर शेल वाले की एनर्जी को भी एनर्जी इन स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। इसमें जेड क्या है, जेड मैंने बताया था, तुम लोग बोलो जेड क्या होता है? जेड इज़ एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर अपॉन एन यानी शेल का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ मैं तुमको आगे दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला। एटॉमिक रेडियस का भी फॉर्मूला है बेटा, एटॉमिक रेडियस AR लिख दूँ मैं इसको। एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बेटा अगर तुम लोग बात करो हाइड्रोजन की तो Z1 हो जाएगा, ठीक है। तुमको अलग से दे रखा है इतना बड़ा बोर्ड मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, इसमें कुछ नहीं, Z की जगह तुम 1 डाल दोगे तो जो फॉर्मूला आएंगे वही लिख रखे हैं, उसके झंझट में मत पड़ो।
उसके झंझट में मत पड़ो टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम हाइड्रोजन के लिए अलग से लर्न करोगे कि -2.18 इंटू 10⁻18 1/n², Z², Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। अलग से क्यों लर्न करना है, तुम ये फॉर्मूला याद रख लो। हाइड्रोजन का तुमको पता है कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो Z की जगह 1 पुट कर लेना। अलग से लर्न करने चाहोगे, मेमोरी क्यों खपा रहे हो इतनी सारी, है ना। ये देखो, एनर्जी ऑफ एन शेल इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n²। एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला 52.9 इंटू n²/z। मैंने वो वाला पार्ट इसलिए अलग से नहीं पढ़ाया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम वाला नहीं पढ़ा रही मैं। अब देखो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, एक ये होता है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/mv, या इसी को तुम बोल दो h/p, p यानी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, mv, है ना। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/mv एक होता है, तो इसी को तुम लिख सकते हो h/p, डैट इज मोमेंटम। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू h/4πm। डेल्टा v वेलोसिटी में चेंज, डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट का चेंज इज इक्वल टू h/4πm। इसमें h कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है ना। अब मुझे बताओ, तो ये तो तुम लोगों को कहीं दिए होंगे, इस तरह की आशा मत करना। अगर तुमको मास नहीं गिवन है तो तुम लोग लोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 9.11 इंटू 10⁻31 स्टार्टिंग में बताया था, है ना। अगर नहीं गिवन होता है तो ये लेना, ठीक है, या फिर अगर गिवन है तो जो गिवन है वो ले लो। यस, नेक्स्ट अभी हाँ इतने ही फॉर्मूले, इतने ही है जो याद रखने हैं। इससे नीट पे सवाल है, तुम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करके देख लो एक बारी, है ना, सारे सॉल्व करके देख लो। और इसके बाद जो टॉपिक है बेटा वो है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये इससे थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ अलग नहीं है, कहीं और से कहानी नहीं उठाना है, एटम के बारे में ही है, लेकिन थोड़ा अभी तक जो हमने पढ़ा उससे अलग है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से आगे एटम के बारे में करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पार्ट 1 हम लोग एंड करते हैं, उसको न्यूली फ्रेशली स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। देन सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।